अच्छा, एक बात सोचिए, साल था 2001 और किसी ने मान लीजिए इन्फोसिस में 1 लाख रुपए लगा दिए, तो आज वो करोड़ों में खेल रहा होता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? बिल्कुल, लेकिन आज अगर इन्फोसिस में कोई निवेश करें तो क्या वही जादू दोबारा होगा? शायद नहीं। आज हम अतीत के विजेताओं को नहीं बल्कि भविष्य के चैंपियंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। जिसका शीर्षक है बिल्डिंग अ 2030 स्टॉक पोर्टफोलियो। और इसका मकसद सिर्फ कुछ कंपनियों के नाम जानना नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, हम भारतीय अर्थव्यवस्था के उस इंजन रूम में झांकना चाहते हैं जो आने वाले दशक में देश को आगे बढ़ाएगा। मतलब वो कंपनियां जो पैसा उधार देती हैं, जो टेक्नोलॉजी की ताकत देती हैं और जो बाजार को चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं। तो चलिए इस इंजन रूम की एक गहरी पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। पुर्जा लगाने से पहले वीडियो में कुछ बुनियादी सिद्धांतों की बात की गई है। अच्छा। ये नियम नहीं बल्कि एक निवेश का दर्शन है, एक मजबूत नींव जिसके बिना कोई भी पोर्टफोलियो तूफान में ढह सकता है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों से ही शुरू करते हैं। पहला है लंबी अवधि की सोच। ये तो हम सब सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ 5-10 साल तक शेयर पकड़कर बैठना नहीं है। तो फिर वीडियो का सार ये है कि लंबी अवधि की सोच का मतलब है बिजनेस को बढ़ने का समय देना। ये धैर्य का खेल है। धैर्य का खेल। हाँ, आप सिर्फ शेयर नहीं खरीदते, आप एक बिजनेस में हिस्सेदार बनते हैं और बिजनेस को फलने फूलने में सालों लगते हैं। असली जादू कंपाउंडिंग का है, जो रातों रात नहीं होता। सही बात है। और दूसरा सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है कि जब बाजार गिरता है तो सब कुछ एक साथ ही गिरता है। हाँ। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन अब भी उतना ही कारगर है? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। वीडियो इस पर जोर देता है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ अलग-अलग कंपनियों में नहीं बल्कि अलग-अलग सेक्टर्स में पैसा लगाना है, जिनके चलने के कारण अलग-अलग हों। एग्जैक्टली। हो सकता है ब्याज दरें बढ़ने पर बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़े, लेकिन उसी समय टेक्नोलॉजी सेक्टर शायद किसी नए इनोवेशन की वजह से दौड़ रहा हो। जोखिम को मैनेज करने का तरीका। बिल्कुल। और तीसरा है SIP यानी SIP अप्रोच। मुझे लगता है हमारे ज्यादातर सुनने वाले जानते हैं कि ये क्या है। हाँ, लेकिन वीडियो में जो दिलचस्प बात है वो ये है कि SIP सिर्फ एक निवेश का तरीका नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। मनोवैज्ञानिक ढाल? जी। ये आपको बाजार के शोर से बचाता है और आपको एक निवेशक के 2 सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ने में मदद करता है, लालच और डर। अच्छा। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो आप जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं लगाते और जब गिरता है तो डर कर सब कुछ बेचते नहीं है। आप बस अनुशासन का पालन करते हैं। सही है। और आखिरी सिद्धांत, पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा। इसका मतलब क्या हर रोज अपने शेयर की कीमत देखना है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा। वीडियो के मुताबिक ये हर 6 से 12 महीने में एक हेल्थ चेकअप की तरह है। आपको ये देखना है कि जिन कारणों से आपने किसी कंपनी में निवेश किया था, क्या वो कारण अब भी मौजूद है? क्या कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पटरी पर है? मतलब बिजनेस की सेहत को समझना, कीमत को नहीं। बिल्कुल। चलिए, तो अब इस मजबूत नींव पर पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं। पहला सेक्टर है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। हाँ, और इन्हें अर्थव्यवस्था की फ्यूल लाइन या ईंधन की पाइपलाइन कहा जा सकता है। बहुत सही उपमा है। भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन अर्थव्यवस्था है, यानी हमारी ग्रोथ इस पर टिकी है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। घर, गाड़ी, मोबाइल या शादी, इन सब बड़े खर्चों के लिए लोगों को क्रेडिट यानी लोन चाहिए। और यहीं NBFCs तस्वीर में आती हैं। इनका बिजनेस मॉडल सीधा है, बैंकों या बाजार से कम ब्याज पर पैसा उठाना और ग्राहकों को उससे ज्यादा ब्याज पर देना। बीच का अंतर ही इनका मुनाफा है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर हमें क्या देखना चाहिए? सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है इनके लिए? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाँ, एक अच्छी NBFC की पहचान उसके कम NPA से होती है। ये NPA सिर्फ एक नंबर तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। NPA कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट की पूरी कहानी बताता है। क्या वो किसी को भी लोन दे रहे हैं या उनके पास एक मजबूत सिस्टम है जो सही ग्राहक को पहचानता है? सही। ज्यादा NPA का मतलब है कि कंपनी का पैसा डूब रहा है, जो सीधा उनके मुनाफे को खाता है। इसीलिए वीडियो में बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, मुथूट फाइनेंस और जियो फाइनेंस का जिक्र है। तो एक तरफ होगी NBFCs जो अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रही हैं, लेकिन आज के दौर में सिर्फ पैसा काफी नहीं है। नहीं, उसे कुशलता से इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। और यहीं पर हमारा अगला सेक्टर आता है टेक्नोलॉजी।
हाँ, और इस विश्लेषण का एक मुख्य बिंदु ये है कि अब बात TCS, इन्फोसिस जैसी पारंपरिक IT सेवाओं से आगे निकल चुकी है। मतलब अगली ग्रोथ की लहर आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग से। जो काम पहले 100 लोग करते थे, अब वो स्मार्ट एल्गोरिथम करेंगे। इससे कंपनियां न सिर्फ अपनी लागत बचा पाएंगी बल्कि ऐसा काम कर पाएंगी जो पहले संभव ही नहीं थे। वीडियो में कुछ मिड कैप IT कंपनियों के नाम लिया गया है। ये बड़ी कंपनियों से कैसे अलग है? ये कंपनियां सिर्फ IT सेवाएं नहीं बेच रही, बल्कि भविष्य के लिए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म बना रही हैं। जैसे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स हेल्थ केयर के लिए AI ऑटोमेशन टूल्स बना रही हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिक वाहनों के सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है, जो भविष्य का एक बहुत बड़ा बाजार है। बिल्कुल। और कोफॉर्ज ट्रैवल और फाइनेंस सेक्टर के लिए AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। ये किसी एक खास क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता हासिल कर रही हैं। लेकिन टेक सेक्टर में एक डर हमेशा रहता है, हाई वैल्यूएशन। ये कंपनियां अक्सर बहुत महंगी लगती हैं। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और वीडियो में इस पर चेतावनी भी दी गई है। और टेक्नोलॉजी भी तो बहुत तेजी से बदलती है। हाँ, इनोवेशन की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसीलिए यहाँ लंबी अवधि की सोच और SIP का नजरिया और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको कंपनी पर नहीं, बल्कि सेक्टर की ग्रोथ की थीम पर दांव लगाना है। तो एक तरफ AI कंपनियों को और कुशल बना रही है, लेकिन इन सभी कंपनियों को फलने फूलने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा आता है कैपिटल मार्केट से। यहीं पर हमारा अगला सेक्टर तस्वीर में आता है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को चलाता है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये बाजार की रीढ़ है। इन्हें आप मार्केट का टोल बूथ समझ सकते हैं। अच्छा, टोल बूथ मतलब चाहे कोई भी कंपनी जीते या हारे, जब तक बाजार में कारोबार हो रहा है, ये कंपनियां पैसा कमाती हैं। और आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं। हाँ, छोटे शहरों और गांवों से भी इसका सीधा फायदा इन कंपनियों को होता है। इस विश्लेषण में 3 खास कंपनियों का जिक्र है। कौन सी? पहली है CDSL। इसे आप भारतीय शेयर बाजार का डिजिटल खजांची कह सकते हैं। दूसरी है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और तीसरी है CAMS, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की रीढ़ है। लेकिन अगर इनका बिजनेस सिर्फ वॉल्यूम पर निर्भर है, तो क्या ये एक जोखिम नहीं है? अगर कल को बाजार में सुस्ती आती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर जाता है, तो इन कंपनियों का क्या होगा? ये एक शानदार सवाल है। शॉर्ट टर्म में हाँ, वॉल्यूम में गिरावट से इनकी कमाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन वीडियो का तर्क लंबी अवधि का है। भारत में वित्तीय साक्षरता और बाजार में भागीदारी अभी भी बहुत कम है। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोग बाजार में आएंगे। ये कंपनियां उस लंबी अवधि की फाइनेंशियलाइजेशन की कहानी पर एक सीधा दांव है। ये तो दिलचस्प है। मतलब स्रोत की रणनीति सीधे घोड़े पर दांव लगाने की नहीं, बल्कि रेस कोर्स पर दांव लगाने की है। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। रेस तो होती रहेगी, चाहे कोई भी घोड़ा जीते। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए अगला सेक्टर आता है AMC, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये वो जॉकी हैं जो लोगों के पैसे को मैनेज करते हैं। तो ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे जुड़ी हैं? ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आम निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में लगाती हैं, जैसे HDFC AMC और निप्पॉन इंडिया AMC। इनके बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी स्केलेबिलिटी। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि 1000 करोड़ मैनेज करने के लिए जिस टीम की जरूरत है, उसी से आप 10,000 करोड़ भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपकी फीस 10 गुना हो जाती है। बिल्कुल, लागत उतनी नहीं बढ़ती जितनी कमाई बढ़ती है। इनकी कमाई इनके AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर निर्भर करती है। लेकिन आजकल पैसिव फंड्स और ETFs का चलन भी तो बढ़ रहा है। क्या ये इन एक्टिव AMCs के लिए खतरा नहीं है? ये एक चुनौती जरूर है, लेकिन भारतीय बाजार अभी भी विकास के शुरुआती चरण में है। यहाँ एक अच्छे फंड मैनेजर के लिए अतिरिक्त रिटर्न बनाने की गुंजाइश ज्यादा है। साथ ही ये कंपनियां खुद भी पैसिव फंड्स लॉन्च कर रही हैं, तो पैसा कहीं भी आए, AUM तो बढ़ ही रहा है ना। ठीक है, तो हमने पैसे की पाइपलाइन यानी NBFCs, इंजन का अपग्रेडेशन यानी टेक, रेस कोर्स और जॉकी यानी मार्केट इंफ्रा और AMCs की बात कर ली। अब जब लोग इस बाजार से पैसा बना रहे हैं, तो उसे सुरक्षित भी तो रखना चाहेंगे। यहीं पर हमारा आखिरी सेक्टर इंश्योरेंस आता है। एकदम सही कनेक्शन है। इंश्योरेंस अब लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं, बढ़ते मेडिकल खर्च और बढ़ती वित्तीय जागरूकता। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी किसी भी परिवार की सालों की बचत को खत्म कर सकती है। बिल्कुल,
वीडियो में इस बात पर जोर दिया गया है कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब एक वित्तीय सुरक्षा कवच का हिस्सा है। और इसमें प्राइवेट कंपनियों जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ पर खास जोर है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इनोवेशन और ग्राहकों तक पहुंचने में बहुत आक्रामक रही हैं। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई कस्टमर रिटेंशन और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में मिस सेलिंग की शिकायतें भी बहुत आती हैं। तो एक निवेशक ये कैसे सुनिश्चित करे कि कंपनी की ग्रोथ टिकाऊ है? ये बहुत ही अहम मुद्दा है। एक निवेशक के लिए सिर्फ प्रीमियम ग्रोथ देखना काफी नहीं है। तो और क्या देखना चाहिए? उन्हें परसिस्टेंसी रेशियो जैसे मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए। ये बताता है कि कितने प्रतिशत ग्राहक अगले साल अपनी पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं। अच्छा। एक हाई परसिस्टेंसी रेशियो दिखाता है कि ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट से संतुष्ट है। तो इन सभी सेक्टर्स को मिला के एक निवेशक के लिए क्या रणनीति बनती है? इस विश्लेषण का सार ये है कि आंख बंद करके किसी की सलाह पर निवेश ना करें। ये एक फ्रेमवर्क है, सोचने का एक तरीका। वीडियो बार बार SIP के महत्व पर जोर देता है और साथ ही एक संतुलित अप्रोच की सलाह दी गई है। स्थिरता के लिए लार्ज कैप और ग्रोथ के लिए क्वालिटी मिड कैप का मिश्रण बनाएं। और सबसे जरूरी संदेश, अपनी रिसर्च खुद करें। ये सेक्टर्स और कंपनियां एक शुरुआती बिंदु हैं। इनके बिजनेस मॉडल को समझें, इनके फाइनेंशियल्स देखें, मैनेजमेंट की क्वालिटी को परखें। पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। तो आज हमने इस विश्लेषण के आधार पर 2030 तक के लिए 5 संभावित हाई ग्रोथ सेक्टर्स को समझा। NBFC, AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस। ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन रूम का हिस्सा हैं। और इन सभी के पीछे कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं: लंबी अवधि की सोच, डाइवर्सिफिकेशन, व्यवस्थित निवेश और नियमित समीक्षा। बिल्कुल, ये एक रोडमैप की तरह है जिसे हर किसी को अपनी जोखिम क्षमता और लक्ष्यों के हिसाब से बनाना होगा। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। ये पूरा विश्लेषण अर्थव्यवस्था के एनेबलर्स पर बहुत केंद्रित है, मतलब लोन देने वालों पर, बाजार के प्लेटफॉर्म पर और एसेट मैनेजर्स पर। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन एनेबलर्स के अलावा सीधे उपभोग से जुड़े कौन से सेक्टर्स इस क्रेडिट और टेक्नोलॉजी की लहर से पूरी तरह बदल सकते हैं। और वो बदलाव कैसा दिख सकता है? क्या अगली बड़ी कहानी इन एनेबलर्स में होगी या उन सेक्टर्स में जिन्हें ये इनेबल कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।